नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निंघा मैरिज हॉल। कहते हैं अचानक एक हमदर्द मिला, अचानक एक हमदर्द मिला, फिर उसी से हर दर्द मिला। आइए इसी मायने खेज शेर के साथ हम आपको सीधे सीधे खबरों से जोड़ते हैं। हमारे पास खबर आ रही कि किसान आंदोलन अभी भी जारी है। जिंद में, हरियाणा के जिंद में आज महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में किसान नेताओं ने शिरकत की, खासतौर से राकेश टिकैत भी देखे गए इस महापंचायत के आयोजन में। और राकेश टिकैत ने साफ साफ यहां पे कहा कि केंद्र सरकार को कृषि बिल वापस लेना ही पड़ेगा, उनकी मांगे माननी पड़ेंगी। अगर केंद्र सरकार उनकी बातें नहीं मानते हैं तो उनके गद्दी छोड़ने पर विचार करना होगा, क्योंकि उन्होंने जो गद्दी अपना रखी है, भारत की जिस गद्दी पे वो बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार उस गद्दी को छोड़ने की बात करनी होगी। इस तरह की बात राकेश टिकैत ने कही और इसका सभी ने समर्थन भी किया। भू-धसान की घटनाएं आसनसोल और आसपास के इलाके के लिए कोई नई बात नहीं है। अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। अवैध कोयला उत्खनन की वजह से ज्यादातर हिस्से में जमीनें खाली हो चुकी हैं और यही वजह है कि भू-धसान की घटनाएं अक्सर हो रही हैं। एक ऐसी घटना आई कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर इलाके से। बराकर के आरा डंगाल एक इलाका है। आरा डंगाल इलाके के मदरसा रोड से एक ऐसी खबर आ रही है। मदरसा रोड में तस्लीम खान का मकान है और इसी मकान के लोग अहले सुबह आराम से सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे। इसी के बीच एक जोरदार आवाज आई। आवाज सुनकर सारे लोग जाग गए और आसपास भागकर देखने लगे कि आखिर हुआ क्या है। तो लोगों के होश उड़ गए यह देखकर कि उनके मकान का एक हिस्सा नीचे समा गया है, जमींदोज हो गया है, एक गोफ हो गया है। और इस गोफ में इसी परिवार का एक सदस्य शहनवाज खान, 32 वर्षीय शहनवाज खान भी अंदर समा गया। लेकिन घर वालों की चालाकी की वजह से और इन लोगों के अवेयर रहने की वजह से उसे निकाल लिया गया रस्सी के सहारे। आखिरकार शहनवाज खान को बचाया गया। घर के परिवार के लोगों ने मिलकर शहनवाज खान को बचा लिया और तस्लीम खान के तमाम परिवार के सदस्य काफी दहशत में हैं। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भय का माहौल छाया हुआ है भू-धसान की घटना के बाद। और पूरे घर के आसपास दरारें पड़ गई हैं और आसपास के घरों में भी दरारें पड़ गई हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोग भी खासे दहशत में हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि आसपास अवैध कोयला उत्खनन लगातार किया गया और इसके बाद भराई नहीं किए जाने की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस घटना की खबर पाकर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के सदस्य दिवेंदु भगत, तबस्सुम आरा और दूसरे लोग भी यहाँ पहुंचे और कुल्टी विधानसभा के विधायक उज्जवल चैटर्जी भी यहाँ पहुंचे और भी दूसरे नेताओं की उपस्थिति यहाँ देखी गई। और यहाँ के लोगों से हाल समाचार इन नेताओं ने लिया और इलाके के जीएम, बीसीसीएल एरिया 12 के जीएम भी यहाँ पहुंचे और हालात का जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि यह घटना कैसे हुई। और इसे लेकर जीएम से हमारे संवाददाता ने बात भी की और घर के लोगों से भी हमारे संवाददाता ने बात की कि आखिर क्या मामला हुआ, अचानक इस तरह की घटना कैसे हो गई और लोग किस हद तक दहशत में है। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं। घटना हुआ है, इसका कारण क्या था? कारण यही है कि बगल में कुलवरी है, सारा कोयला निकल रहा है, सही से भराटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी कारण से निकल जा रहा है, धस रहा है। अभी तो और धसेगा, ये तो शुरुआत है। ये मोहल्ला का क्या नाम है? इसका आरा डंगाल, मदरसा रोड, भराटी। इसका तो कोई उपाय लगाने पड़ेगा। सब बताइए, बोलिए क्या हुआ था? पैसा भी था, कुछ 26,000 रुपया था, मोबाइल था, चार्जर का। क्या आपका कोई घर में प्रोग्राम था क्या? हाँ, शादी था लड़का का, 3 महीना था, वही काम करा रहे थे घर। अचानक ऐसा सब अंदर चल गया, डॉक्यूमेंट्स भी अंदर चल गया, बता दो। बहुत सा सामान खरीदा हुआ था, डॉक्यूमेंट्स जितना था सब अंदर चला गया। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि जो लड़का आपका मतलब अंदर चल गया था उसी का शादी है। हाँ, उसी का शादी है। মানে ওটা 70-এর আগে হয়েছে কাজ। আচ্ছা, 1970-এর আগে হয়েছে কাজ। তারপরে এটা ভরাট করা হয়নি। তারপরে ভরাট করা হয়নি মানে কি, ওটা তারপরে এখানে জনবসতিও বসে গেছে, ভরাট করার একটা প্রবলেম ছিল। আপনি যে মেটা লোক ভূমিকা রাখেন, হ্যাঁ, যেমন এখানে যদি আমাকে ভরাট করতে হয়, ট্রাক কিভাবে ঢুকবে সেটাই বড় কথা। এই স্পেসের অভাবের জন্যই সব প্রবলেম হচ্ছে। তবে আমরা দেখছি কি করা যায়। এখন আপনাদের পক্ষ থেকে একটা অনেকদিন আগে একটা গোটা বরাকরকে একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছিল যে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে,
তারপরে এই ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে, একবার দুবার তিনবার রাস্তাটা ধসেছে। ধরুন এইটা আগে আড্ডার আন্ডারে ছিল বড়াকটটা, রিহ্যাব করানোর ব্যাপারটা, এটা এখন জিআরডি এর আন্ডারে গেছে। তো লাস্ট ইয়ার 2020 সালে পুরো এলাকার সার্ভে হয়েছে, সার্ভে হয়ে এবার এটা অ্যাকশন নিয়েছে। এই যে এখন ইমিডিয়েট আপনারা কি করবেন? এই যে পরিবারগুলো ইমিডিয়েট যারা এফেক্টেড, যেটা 5টা ফ্যামিলি বলছে, এদেরকে কোথাও রিহ্যাব বা স্থায়ী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। সেটা কতদিনের মধ্যে হতে পারে? সেটা আজকের মধ্যেই যাবে। আজকের মধ্যে হয়ে যাবে। হ্যাঁ। আপনার নামটা স্যার? सिद्धार्थ दास। थैंक यू सर। उसके बाद जो नॉर्मल कोर्स में अभी बाली भराट फराटी सब दिखा जाता है। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के केशपुर से एक सनसनीखेज समाचार प्राप्त हो रहा है। आपको बता दूं कि केशपुर निवासी प्रोफेसर अख्तर हसीनुर रहमान की आज हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद इलाके के लोगों ने देखा थी कि उनकी लाश उनके घर में ही है। इसके बाद खबर की गई, पुलिस ने फौरन पहुंचकर लाश का पंचनामा किया और लाश को अपने कब्जे में ले लिया। और इस हत्या के बाद उनकी पत्नी फरार बताई जा रही है। उनकी पत्नी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सुहाना परवीन उनकी पत्नी, जो उनकी दूसरी पत्नी है, वो गायब है। अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि उनकी पत्नी सुहाना परवीन से उनके संबंध अच्छे नहीं थे, ये उनकी दूसरी पत्नी थी और यही वजह है कि हो सकता है सुहाना परवीन ने ही उनकी हत्या की हो, प्रोफेसर अख्तर हसीनुर रहमान की हत्या की हो। बहरहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है। रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ यहां के कर्मचारियों ने आज मोर्चा खोल दिया। मोर्चा खोलते हुए यहां के कर्मचारियों ने कहा है कि यहां के सुपरवाइजर बुद्धदेव सिंह और मैनेजर शुभेंदु आडे की तरफ से आचरण बहुत ही खराब किया जाता है, अशालीन आचरण किया जाता है यहां की महिलाओं के साथ और यहां काम करने वाली नर्सों के साथ। ये कहना है यहां के कर्मचारियों का और यहां के कर्मचारियों ने आज एक रैली निकालकर इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और इनका कहना है कि प्रबंधन में शामिल ज्वाइंट सेक्रेटरी आरपी खेतान का भी इसमें हाथ है। इस तरह का आरोप लगाया गया, संगीन आरोप लगाए गए अस्पताल प्रबंधन पर। और गोपाल आचार्य जो यहाँ के कर्मचारियों की अगुवाई कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, उनसे जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि अशालीन आचरण किया जाता है यहाँ काम करने वाली महिलाओं के साथ, यहाँ काम करने वाली नर्सों के साथ। इस तरह की बातें उन्होंने कही। आपको बता दूं कि यहाँ जो है जोरदार तरीके से ये प्रदर्शन किया गया आज कर्मचारियों की तरफ से और अस्पताल प्रबंधन पर संगीन आरोप लगाए गए, इस तरह के आरोप लगाए गए। और इस संदर्भ में जब हमारे संवाददाता ने अस्पताल के ज्वाइंट सेक्रेटरी आरपी खेतान से संपर्क करने की कोशिश की तो आरपी खेतान ने कहा कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बेबुनियाद हैं और इस तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इसका सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए आंदोलन किया ही जा सकता है। इस तरह की बातें आरपी खेतान ने कही। बहरहाल हम आपको बता दें कि यहाँ के कर्मचारियों ने आज जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला। রাজ্যের মারোয়ারি হাসপাতাল হচ্ছে গরিব লোকের ঠিকানা। চিকিৎসা বিপদ আপদ রাতে ভিতে হাসপাতালে মানুষ যায়, কিন্তু এই হাসপাতালটা বহু মারোয়ারি বন্ধুদের ব্যবসায়ী, রানীগঞ্জের ব্যবসায়িকদের বহু মানুষের দানে হাসপাতালটা গড়ে উঠেছিল এতদিন ধরে। সেই হাসপাতালটাকে আজকে ধীরে ধীরে বন্ধ করার চক্রান্ত করছে এখনকার পরিচালনা সমিতির যুগ্ম সম্পাদক রাজু খৈতান। তিনি তার স্বেচ্ছাচারিতা শুরু করছেন, স্টাফদের উপর অত্যাচার, নার্সদের 3000 4000 বেতন দিয়ে কাজ করতে বাধ্য করাচ্ছেন। অথচ হাসপাতালে যেখানে ওপিডি টিকিটের দাম ছিল 10 টাকা 20 টাকা, সেখানে 100 টাকা করা হয়েছে। হাসপাতালে গরিব মানুষের যে শিশু জন্ম নিত অর্থাৎ ডেলিভারি, তার চার্জ ছিল 2000-3000 টাকা, সেটা এখন 20,000-25,000 টাকা হয়েছে। হাসপাতালে 24 ঘন্টা ডাক্তার থাকতো, হসপিটালের উপরে একটা স্টাফ ডাক্তারদের কোয়ার্টার ছিল, সেই কোয়ার্টার ভেঙে দিয়ে তিনি সেখানে একটা করে এসি মেশিন বসিয়ে দিয়ে আইসিইউ এর চার্জ নিচ্ছেন। আর ডাক্তাররা কাউকে থাকতে বলে না, ডাক্তাররা আসে তার পয়সা নিয়ে এখান থেকে চলে যায়, কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তাই এই ধরনের অযোগ্য একজন যে সম্পাদক, তার অপসারণ চাইছি আমরা।
এবং হাসপাতালকে সুস্থভাবে পরিচালনা করার জন্য রানীগঞ্জের আপামর মানুষকে সাথ দিতে বলছি এবং যে সমস্ত মারোয়ারি বন্ধুর তাদের পূর্বজ পিতামহদের দানে হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল সেই সমস্ত মারোয়ারি বন্ধুর কাছে আমার আবেদন যে মানুষের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে আপনারা যে ধার্মিক স্বার্থে মানুষের স্বার্থে কাজ করেছেন আপনাদের পূর্বজ আত্মা তখনই শান্তি পাবে। এই হাসপাতালকে বাঁচান, মানুষের যে ঠিকানা, মানুষের যে একটা চিকিৎসার মেন জায়গা, বিপদে আপদে কম পয়সার সেটাকে বাঁচান। এই কটি কথা বলে আমরা রানীগঞ্জ হাসপাতালকে দিয়েছি, এরপর আমরা আজকে রানীগঞ্জ থানায় দিচ্ছি এবং আগামী দিনে আমরা ডিএম এবং লেবার কমিশন এবং সেখানে সিএমওই দপ্তর এবং নবান্ন পর্যায়ে যেখানে যেতে হয় যাব, কিন্তু হাসপাতালের দুরবস্থা আমরা রক্ষা করব। হাসপাতালকে স্কুল তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন এবং নিজের ট্রাস্টের নামে সেই টাকা ট্রান্সফার করেছেন। এরকম একটা অপরাধী, সমাজ কুখ্যাত, সমাজ বিরোধী, তাকে আমরা রানীগঞ্জের কোনো সংগঠনের সংস্থায় দেখতে চাই না। मरवाड़ी हॉस्पिटल है, कौन कौन डिपार्टमेंट के लोग समर्थन में है? हमारे हॉस्पिटल सब डिपार्टमेंट का समर्थन, पूरा समर्थन सब लोग को धमका के रखता है, तुमको नौकरी छोड़ा देगा, तुमको काम में नहीं देगा, जब तक शोकोज दे देता है। कौन बोलता है? ये उसका मैनेजर शुभेंदु अड्डा है, सुपरवाइजर बुद्धदेव सिंह है, अस्पताल के स्टाफ को गाली दिया, उसका अत्याचार किया, नर्स लोग को, लेडीज लोग को जो गाली देता है, इसका विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहा है। अस्पताल नहीं बंद है, अस्पताल का हम लोगों का सर्विस एकदम जारी है। अस्पताल में रोगी का जैसे कोई प्रॉब्लेम ना हो उसका আমাদের দাবি আছে যে ন্যূনতম যে মাইনেটা আছে সরকার হোক। হাসপাতালে 24 ঘন্টা যে ডক্টর থাকার কথা সেই ডক্টর 24 ঘন্টা থাকেন না, যেটা মাত্র শুধু সিস্টারদের উপর বেস করে। আমরা লেবার রুমটা তো ডক্টর 24 ঘন্টা থাকেই না, আমাদের লেবার রুম সিস্টাররা চালায়, কিন্তু সেভাবে তারা আমাদের মাইনে দেয় না। 365 দিন কেউ ডিউটি করতে পারে? নতুন এসি কেবিনে যারা স্টাফ আছে তাদের কোনো অফ ডে নেই, তাদের 12 ঘন্টার ডিউটি বাধ্যতামূলক, কোনো খাবার নেই। সকাল 8টায় ঢোকে, রাত 8টায় বেরোয়। আপনারা বলুন কে পারবে 12 ঘন্টা ডিউটি 8টা থেকে 8টা না খেয়ে? এবারে সার্ভিসে আমাদের এখন 4000 থেকে 5000 এতদিন ধরে ওনারা দাবিয়ে রেখেছিল সব সময় একটাই কথা, বেশি আপনারা বাড়াবাড়ি করলে হসপিটাল বন্ধ হয়ে যাবে। আজকে আমরা সমস্ত কিছু মাথা পেতে নিয়ে এমন এখনো কিছু স্টাফ আছে যারা ভয় পাচ্ছে এবং আমাদের যে সুপারভাইজার সে বাধ্যতা করেছিল যেন আমরা এটাতে না আসি এবং আমরা এটাতে যেন সাইন না করি, কিন্তু কিছু তো লোক আছে যারা আমাকে সাপোর্ট করেছে বা আমাদের দলকে সাপোর্ট করেছে বা এই কাজের বিরুদ্ধটাকে সাপোর্ট করেছে। রাজু খৈতনকে আর আমরা চাইছি না, আমরা এখন একটাই কথা, উনি চলে যাক। আমাদের স্টাফেরা মাইনে খুব কম পায়, আমাদের স্টাফ আগের ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে একটা অ্যাডভান্স দিত, সেটা মাইনে থেকে কাটা হতো। রাজু খৈতন যেদিনকে ঢুকেছে সেদিন থেকে টোটাল অ্যাডভান্স বন্ধ। কেন? তুমি তো আমার টাকা আমাকে দিচ্ছিলে। সমস্ত জায়গায় সিসি ক্যামেরা ওনার ঘরের সঙ্গে কানেকশন করা, উনি ওখান থেকে শুভেন্দু আড্ডাকে কথা বলে আর বুদ্ধদেব সিংকে কথা বলে, সন্তোষ কুমারকে কথা বলে, আর আমাদেরকে কোনো দরকার নেই। কিন্তু আমরা জানি যে আমরা যদি না থাকি উনি চালাতে পারবে না। বর্তমানে জিএনএম ছাড়া হসপিটাল চলবে না, আমরা সবাই জানি। এখানে জিএনএম আনা হয়েছে, জিএনএমকে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হচ্ছে। बिहार में पंचायत चुनाव होना है। पंचायत चुनाव की तैयारियां भी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं, लेकिन कुछ पंचायतों को लिस्ट से इस बार हटा दिया जाएगा। जहां 3000 से कम आबादी है उस पंचायत को इस बार लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और जो मुखिया सरपंच इस बार ताल ठोक रहे हैं कि पंचायत चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगेगी। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि जिस पंचायत में 3000 से कम की आबादी है उस पंचायत को इस बार लिस्ट से हटा दिया जाएगा, उसे पंचायत चुनाव में शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आज बिहार सरकार ने यह फैसला किया है। चोरी, लूट और छिनतई की घटनाएं आम होती जा रही हैं। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर से एक ऐसी खबर आ रही है। आपको बता दूं कि बराकर के श्री मारवाड़ी विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक नेपाल चंद्र कुंडू आज बैंक से रुपए निकालकर अपने घर लौट रहे थे, तभी छिनतईबाजों ने उनको निशाना बनाया और उनसे 70,000 रुपए लूट लिए। आपको बता दूं कि नेपाल चंद्र कुंडू डीसरगढ़ रोड के यूनाइटेड बैंक से 70,000 रुपए निकालकर अपने घर लौट रहे थे, तभी मद्रासी पाड़ा चौराहे के पास छिनतईबाजों ने उनको निशाना बनाया। बाइक पर सवार छिनतईबाजों ने उन्हें निशाना बनाया और उनके हाथ से उनका बैग छीन लिया, जिनमें 70,000 रुपए थे। इसकी सूचना फौरन बराकर फाड़ी पुलिस को दी गई और मामले की तफ्तीश की जा रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस बाबत नहीं हुई है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बात की नेपाल चंद्र कुंडू से। 70,000 টাকা ব্যাগ থেকে তুলে দিয়ে আসছিলাম। कौन बैंक से? इंडिया यूनाइटेड बैंक। अच्छा, फिर क्या हुआ? ওই ব্যাগটা ছিল হাতে, সবজিওয়ালা ব্যাগ। हाँ, ওটা হাতে করে ছিনতে মোটরসাইকেল যাচ্ছিল, তুলে নিয়ে চলে গেছে। कहाँ पर ये घटना हुआ है? ওই রেল ব্রিজটা পার হয়ে वो आपका बराकर रेलवे ब्रिज पार करके। तो क्या चीज में था छीनने वाला सवारी?
वो तो मोटरसाइकिल था। कुछ पता चला क्या आदमी था वो लोग मोटरसाइकिल में? 2 आदमी। छीन के किधर भागा है? और रामनगर तरफ मैं स्कूल है। क्या नाम हुआ आपका? नेपाल चंद्र कोंडो। साहब लगाए हुए दादा यहाँ पे दुकान? तो क्या हुआ था यहाँ पे घटना? हुआ हम तो खरीद ऐसे कि पैसा लेकर के भाग रहा था, कोई कुछ बोल भी नहीं कर कहाँ बोले। कितना आदमी थे भाग रहे थे? तो हम देखे ना एक ही आदमी खरीदे के पीछे से। क्या चीज़ में था वो लोग? वो जैसे बाइक में जा रहा था, कुछ बोला, हम अचानक देखे वो कुछ बोला नहीं। हाँ। अब पूरा स्पीड में खरीद भाग जा रही है। कितना बज रहा हुआ उस वक्त? वो हम टाइम नहीं बता। कहते हैं तंदुरुस्ती हजार नियामत। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपको बता दूं कि आज कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर लायंस क्लब की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। इस मौके पर लायंस क्लब के पदाधिकारीगण मौजूद थे। बसंत बैनर्जी सहित दूसरे पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद थे और अतिथि के तौर पर भाजपा नेता टिंकू वर्मा भी यहाँ मौजूद थे। और इन सभी की मौजूदगी में यहाँ घंटों चलाया गया यह अभियान, जिनमें काफ़ी संख्या में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की फ्री जांच करवाई और हर तरह की जांच यहाँ पे की गई। जो लोग शुगर से ग्रसित थे उनके शुगर की जांच की गई, ब्लड प्रेशर की जांच की गई और दवाएं भी मुफ्त दी गई। सुबह 9:30 बजे आसनसोल में आइएगा, ठीक है? घर से किसी एक को लेके आइएगा, 150 रुपये नाम लिखाने का लगेगा और 150 रुपये पर्दा चेक करने का लगेगा। फिर देखते हैं ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है? यदि डॉक्टर साहब ऑपरेशन से नहीं चश्मा दवाई फिर लिख देंगे। हाँ। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म जगत की कई हस्तियां मौजूद थीं और सभी ने यहां बातें की सिनेमा प्रेमी दर्शकों से, सिनेमा प्रेमी लोगों से। इस मौके पर लोगों ने कहा कि फिल्में एक ऐसा माध्यम है जिनके जरिए आप सहज ही लोगों तक पहुंच सकते हैं, सहज ही लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दूं कि इस बार मैं मुलायम नामक फिल्म काफ़ी चर्चा में रही और इस फिल्म को देखने काफ़ी तादाद में इस बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के इस कार्यक्रम में लोग आए और इस कार्यक्रम के तहत सिनेमा प्रेमियों की भीड़ काफ़ी संख्या में देखी गई। ये मुलायम के ऊपर है। मैं मुलायम ये पिक्चर का नाम है और इसमें जो देखा कि ये पॉलिटिकल लोग सोच रहे हैं, ठीक है वो पॉलिटिक्स में है, लेकिन हमें जो उनका अच्छा लगा वो है उनकी लाइफ। उन्होंने बचपन मीन्स टीनेज से जो उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे स्ट्रगल किया, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो टीचर बने, उसके बाद वो एक रेसलर थे, फिर वो सीएम बनते हैं। दिस इम्प्रेस्ड मी एक्चुअली। ये मुझे इतना छू गया कि एक इंसान अगर जिंदगी में चाहे तो वो स्ट्रगल करके कहां से कहां पहुंच सकता है। आज की जनरेशन के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी होगी और 11 तारीख को ये हमारे OTT प्लेटफॉर्म डॉन सिनेमा में रिलीज होने जा रही है। डॉन सिनेमा के जो कर्णधार है, कर्ता धर्ता सब हमारे मेरे पड़ोस में बैठे हुए हैं, मिस्टर महमूद अली। तो मैं उनको यही कहूंगी कि ये मूवी जो रिलीज कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सब आज के यूथ हो, आज की जनरेशन हो या हम हो, आप हो, हमें बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। सिर्फ हम ये ना देखें कि ये एक बायोपिक है, बायोपिक को हमने पिक्चराइज किया है, लेकिन हाँ उनकी जर्नी जो हमने दिखाई है, दैट इज एवरीबॉडी शुड लर्न कि इसमें कैसे इंसान एक कहां से कहां तक पहुंच सकता है। थैंक यू। मेरा बैकग्राउंड एज एन राइटर, एज एन प्रोड्यूसर, एज एन। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपनी सूचनाएं हम तक पहुंचाते रहें और अपने विचार भी हमें पहुंचाते रहें ताकि आपके विचारों का हम स्वागत कर सकें और उस पर अमल भी कर सकें। आइए इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।